अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MTS 645 की मिड टर्म की तैयारी के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको इसके तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये जो कोर्स है लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो तो कैंडी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद वीडियो भी इसकी मिल सके। इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग-अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हमारे पास सेट है, तो सेट आपको पता होगा, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे क्लासिकल आर्क्रिस्प सेट, ठीक है। क्लासिकल सेट यूनिवर्सल सेट को ही कहा गया है। जैसे हम यूनिवर्सल सेट पिछली क्लास में पढ़े थे कि यूनिवर्सल सेट आपके पास एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर से हम छोटा सेट लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। उस यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इस कोर्स में हम उसको ज़्यादातर इस कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यूनिवर्सल सेट, डिस्कोर सेट या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ये तीनों बातें हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेट है। इसको मेंबर को हम कैसे तैयार करते हैं आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले है कि अगर कोई भी सेट है, उस सेट का अगर हम पावर सेट लेते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है कि अगर आपके पास एक सेट है उसके एलिमेंट है 4। ठीक है, यहाँ पे काउंट करें, ये 4 एलिमेंट है। तो इसका जब पावर सेट लेंगे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 4, जो कि आपके पास 16 होता है। तो ये आप काउंट कर सकते हैं, 16 एलिमेंट है ये सारे। तो अगर कोई 5 एलिमेंट वाला सेट ले लें तो उसके लिए 2 की पावर 5 होगा, जो कि आपके पास 32 बनेगा। तो उसमें 32 उसके पावर सेट में एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नॉर्मल सा पॉइंट था। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट आपके पास ए यूनियन बी है। यूनियन आपको पता होगा, जैसे हम लेते हैं यूनियन के बाद आपके पास ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी भी सिंपल चीज़ है, आपको पता होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास ये कुछ लाज हैं, आपने इन लाज के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेम्पोटेंसी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, ट्रांजिटिव लॉ है। तो आपसे ये एमसीक्यूज ऐसे पूछा जा सकता है कि ये लॉ आपके पास लिखा होगा और आपसे इसका नाम पूछा जाएगा एज एमसीक्यूज। तो आपने इनको लाजमी माइंड में रखना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं पुरानी, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़े के आ चुके हैं। उसके बाद डिमॉर्गन लॉ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए एज एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मैं आपको डिफाइन करता जाऊँ कि अगर आपके पास एक एलिमेंट सेट आ जाता है एक्स, एक्स आपके पास कोई भी सेट आ जाता है 1 2 3, आप टू कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 फिलहाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक सबसेट लेंगे, ए हम सबसेट ले लेते हैं और एक के अंदर हम एलिमेंट लिख लेते हैं 1 और 2। ठीक है, तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए चेक करेंगे इस एक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, एक्स के तमाम एलिमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन चेक करेंगे कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अभी समझ नहीं आया, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल में आपको ये कंसेप्ट मजीद समझ आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए एग्जांपल मौजूद है, आपके पास एक्स ये सेट है, ए ये सेट है, दोनों सेट हैं। अब तमाम एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है। सबसे पहले x1 की कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे कि क्या x1 ए में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं x1 ए में नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए x1, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डिनोट करने का तरीका आप यहाँ से देख लीजिए। तो ए में नहीं है तो इसलिए 0 लिख दिया। नेक्स्ट x2 को चेक करेंगे, तो x2 क्या ए में है, जी वाकई ए में है। तो x2 के लिए हम लिख देते हैं a1। जो एलिमेंट होगा उसके लिए 1 लिखेंगे, जो एलिमेंट नहीं होगा उसके लिए 0 लिखेंगे। फिर x3 की चेक करेंगे, तो x3 ए में है, x3 के लिए 1 आ गया। x4 ए में नहीं है, तो x4 के लिए 0 आ गया। x5 ए में है, x5 के लिए 1 आ गया। x6 ए में नहीं है, तो x6 के लिए 0 आ गया। ठीक है, तो ये सारा डिनोट करने का तरीका होता है। अब नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं कि ये भी एक लिखने का तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। ये तीनों तरीके हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को लिखने के।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, उसी की एक एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। सेम वही उसी तरीके से है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है कि अगर कैपिटल एक्स आपके पास सेट है और ए उसका सबसेट है, ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, अगर एक्स वो एक्स एलिमेंट, अब स्मॉल एक्स की बात हो रही है, एलिमेंट अगर वो एलिमेंट होगा तो उसके लिए 1 आएगा, अगर एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इस प्रॉपर डेफिनेशन को देख लीजिएगा। खैर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी क्वेश्चन में देखा कि ये आपकी प्रॉपर ये डेफिनेशन इसमें पूछी हो। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया है यूनियन। यूनियन में कैसे लेना है आपने एलिमेंट को। यूनियन में आपने ऐसे एलिमेंट को लेना है कि ए यूनियन बी जब आप बोलेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स या ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है, दोनों में से किसी एक का भी होगा तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम कैसे लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए, दरमियान में ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है, इसको हम मैक्सिमम ऑपरेटर बोलते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी कि ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन उस एलिमेंट की चेक करेंगे और बी के लिए, और दोनों में से जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ए आपके पास ये सेट है और बी आपके पास ये सेट है, ठीक है। अब हम चेक करने लगे हैं मेंबर 2 के लिए कि 2 की कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो 2 जब यूनियन में चेक करेंगे ए यूनियन बी, यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 2 चेक करने लगे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ ए, ये फार्मूला यहाँ पे लगाया है, मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए कॉमा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इन बी, तो दोनों में मौजूद है, दोनों के लिए 1 1 लिखा हुआ, दोनों का इसका मैक्सिमम क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यूनियन में इसका मतलब है कि ये एलिमेंट मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वो यूनियन की एग्जांपल है। इसके आगे आ गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑपरेटर था यूनियन के लिए, तो अब ये ऑपरेटर आपके पास इंटरसेक्शन में ये ऑपरेटर आएगा, इसको हम मिनिमम ऑपरेटर बोलते हैं। कि यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी, दोनों में से मिनिमम एलिमेंट लेंगे, ये मिनिमम एलिमेंट के लिए आपके पास होता है। तो 1 और 0 में से मिनिमम क्या है, 0, हम 0 लेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में मिनिमम हमने लेना है और यूनियन में हमने मैक्सिमम ऑपरेटर लेना है, तो ये आपने यहाँ से डिफरेंस याद रखना है। इसी की एग्जांपल इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है कि ए बार, जिसको हम कंप्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो ए में उसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये आ रही है, ठीक है, ए बी और सी की ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आ रही है और ये डी की आ गई, ठीक है। अब हमने ए डैश यानी कि ए डैश के लिए चेक करना है, तो ए डैश के लिए 1 माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स, एक्स यानी कि ए बी सी, ये तीनों के लिए यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो ए में आई है उसको 1 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए ए के लिए इसकी वैल्यू 1 आई है, 1 माइनस ये 1, ये वाला फॉर्मूले वाला 1 माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये वाला 1, जो ये ए वाली वैल्यू है, 1 माइनस 1 0 हो गया। इस तरह बी के लिए 1 माइनस 1 0 होगा और सी के लिए 1 माइनस 1 0 होगा और डी के लिए 1 माइनस 1 सॉरी 0 माइनस 1 आपके पास 1 माइनस 0 आपके पास 1 आएगा, ठीक है। इस तरह ये आपके पास यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये आपको वैसे ही पता होगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी सिंपल सी हैं इनको, तो ये सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो सेम वैसे ही आपने चेक करना है जैसे हमने पहले चेक किया, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 3 में फजी सेट की प्रॉपर डेफिनेशन है, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अब हम क्या करने लगे हैं कि जितनी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आएंगे उनको ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट के एलिमेंट हैं असलम, अकरम, आमिर और आसिफ, तो इन तमाम की हमने फजी सेट मालूम करना है। तो फजी सेट में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यानी कि अकरम से उसकी वैल्यू डिवाइड होगी, असलम से उसकी वैल्यू, ये डिवाइड नहीं हो रही, जस्ट लिखने का एक तरीका है, तो तमाम को सम कर लेंगे तो ये आपके पास फजी सेट आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं फजी सेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में मजीद समझ आ जाएगी आपको। अब ये एग्जांपल देखें। अब x1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.1, x2 की वैल्यू ये आ रही है, x3 की, ये सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब इनकी फजी सेट मालूम करना है, तो इन सारी की ये जो वैल्यू आ रही है 0.1, 0.5, 0.3, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे कि लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0.5
इस तरह से ये सारी लिखते जाएंगे और इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास फजी सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ग्राफ पेपर में नहीं आता। तो ये भी सेम वैसी एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिएगा। सारी एग्जांपल अगर मैंने कराई तो बहुत ज़्यादा वीडियो लगी रही है। ठीक है, अब ये करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फजी सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऊपर मेंबर आए, नीचे उसकी वैल्यू आए। ठीक है, इस तरीके से प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 0.6 आएगी। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं सम की सूरत में, या आप इंटीग्रेशन की सूरत में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपके पास आपका सेट जो है आपके पास फिनाइट होगा तो उसके लिए आपके पास सम यूज होगा। ठीक है, अगर आपके पास सेट इनफिनाइट है तब आपके पास इंटीग्रेशन यूज होगी। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में इंपॉर्टेंट रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, वही एग्जांपल आपके पास है कि तमाम की आपके पास एडिशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपरों में मैंने देखी है, तो इसको आप लाजमी कीजिएगा। सिंपल है कि ए यूनियन ए डैश, ये आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 आनी चाहिए। एज एमसीक्यूज भी आता है पेपर में और एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में मैं आपको ये सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन ए डैश आपके पास लेस देन आर इक्वल टू 0.5 आता है और यूनियन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में आपके पास सपोर्ट है। सपोर्ट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। सपोर्ट क्या कहते हैं कि जो आपके पास मेंबर होता है उस एलिमेंट की, अ सेट इज सेड टू सपोर्ट अ फजी सेट इफ उसकी अगर मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगी तभी वो उसका एलिमेंट होगा ना। अब यहाँ पे देखें, एक्स आपके पास ये है और इसकी ये सारी फजी इसकी वैल्यू गिवन है। तो आप ए के लिए इसमें देखेंगे वो तमाम एलिमेंट जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। तो ये इसकी मेंबर आ गए। ठीक है, तो सपोर्ट की ये बराबर डेफिनेशन आपने याद करनी है। सपोर्ट की डेफिनेशन के ऊपर शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सपोर्ट की डेफिनेशन बराबर करनी है। और उसके बाद नॉर्मल फजी सेट आपके पास कौन सा होता है, तो उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी आपके पास वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल फजी सेट होता है। इसके बाद एम्प्टी फजी सेट कौन सा होता है, एम्प्टी फजी सेट ऐसा सेट होता है जिसके लिए तमाम एलिमेंट की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के मैंने तमाम एलिमेंट की वैल्यू 0 है तो ये आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद कार्डिनलिटी किसी भी फजी सेट की कैसे चेक करते हैं, कार्डिनलिटी चेक करने के लिए उसकी जितनी भी मेंबरशिप वैल्यू होगी उनको ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देखें 0.1 0.5 0.7 ये सारे ऐड हो गए हैं और इसकी कार्डिनलिटी आ गई है 1.3। ठीक है, तो इस तरह से तमाम मेंबरशिप वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास कार्डिनलिटी आ जाएगी। और उसके बाद डिग्री ऑफ सबसेट ऑफ ए इन बी। ठीक है, डिग्री कैसे चेक करते हैं कि आप ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इसकी फजी आप चेक करते हैं फजी सेट की वैल्यू डिवाइड करते हैं ए के लिए। अब डिग्री ऑफ ए चेक कर लें डिवाइड ए से करेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ बी जब चेक करेंगे डिवाइड बी करेंगे। ठीक है, ये आपने बात माइंड में रखनी है, ये कंफ्यूज कर देती है। इसको लिख लीजिए ताकि आपको ये दोबारा अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो ये आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हमने फाइंड किया। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हम मिनिमम एलिमेंट लेते हैं, फिर इनकी तमाम वैल्यू को ऐड कर लिया, इसके बाद ए की तमाम वैल्यू को ऐड कर दिया और 0.6 पे डिवाइड बाई 0.9 किया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास यूनियन यूनियन है। यूनियन में आपके पास क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पास दो फजी सेट हैं, फॉर एग्जांपल ये ए सेट है ये बी सेट है, तो इनके यूनियन में क्या होगा कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो x1 के लिए देखें, x1 के लिए दोनों में से आपके पास मैक्सिमम क्या है 0.3 और 0.4 में 0.4 मैक्सिमम है तो यूनियन में वो लिखेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल x3 के लिए दोनों में से वैल्यू देखें 1 और 0.7 में से मैक्सिमम क्या है 1 है तो 1 को हमने लिख लिया। इस तरह से यूनियन में हम दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट पिक करते हैं। यूनियन के बाद नेक्स्ट अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन यूनियन की उलट हो जाती है, इन केस में हम मिनिमम एलिमेंट पिक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल x5 के लिए अगर चेक करें तो 0.5 और 0.3 में से मिनिमम एलिमेंट क्या है 0.3, तो 0.3 यहाँ पे पिक किया। ठीक है, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, बहुत ही इजी एग्जांपल है तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद लेक्चर नंबर 5 है आपके पास। लेक्चर नंबर 5 में आपको कंप्लीमेंट निकालने का तरीका बताया गया, ठीक है। अगर आपके पास सेट ए है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन है, सेट ए है और ये आपके पास सेट ए का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा। x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.3 है, तो कंप्लीमेंट में x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.3, ये आपके पास आ जाएगी 0.7। तो यहाँ पे देखें 0.7 आ गई, ठीक है। इस तरह से बाकी एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे और नीचे आपके पास b का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ग्राफ का प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप ग्राफ कैसे आपने पेपर में आ जाए, पेपर में आते होते हैं 645 के पेपर में ग्राफ आते होते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं जो सब्जेक्टिव वीडियो बनाऊंगा आपको मैं प्रॉपर पूरा गाइड करूंगा कि आपने कैसे ग्राफ बनाने हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व करके वहाँ पे बताऊंगा। तो वो वीडियो आपने देखनी है, आपको ग्राफ की सारी समझ आ रही, ठीक है। तो ये सेम वैसी एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताया हुआ है। अगेन वही यूनियन की बात आ गई है कि अगर आपके पास दो सेट हों, ठीक है, और एक और सेट सी अगर आपके पास इन दोनों की यूनियन हो तो उसको कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही कि मैक्सिमम एलिमेंट पिक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में फजी सेट की एलिमेंट को एक और तरीके से बयान किया गया है। इस तरीके में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि 40 और 50 के दरमियान, ठीक है, 40 और 50 के दरमियान इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिए 40 से लेके 50 तक इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। आगे 50 से 16 तक इसकी वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। तो ये इसके लिए ये वाली लाइन बनेगी। अब ये वाली लाइन कैसे बनेगी, फॉर एग्जाम्पल ये 50 से 60 तक है ना, तो आप 51 पॉइंट के लिए चेक करेंगे, तो 1 माइनस एक्स की जगह 51 लिखेंगे माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस 1/10। ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस 0.1, तो ये आई थिंक आ जाता है 0.9। तो 51 जहाँ पे आपके पास 51 फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट बना है, तो यहाँ पे आप 0.9 वाली वैल्यू ये वाली चूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई और फॉर एग्जांपल आप 53 चूज करते हैं, तो 53 के लिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 53 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/10, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.7। यानी कि 53 अगर आपके पास ये वाला पॉइंट बना है 53, तो इसके लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.7 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है और इसी तरह से सारे पॉइंट निकाल के आपने ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब नेक्स्ट 60 तक आप आ गए, 60 से आगे 100 तक इसकी वैल्यू 0 है, तो आपने सीधी लाइन 0 के ऊपर खींच देनी है, तो ये आपके पास ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ, आप पास मजीद क्लियर हो जाएगा। आप A2 के लिए देखिए, A2 के लिए आपके पास सबसे पहले 40 से 50 तक आपके पास क्या है, 0 है, तो 40 से 50 तक आपने 0 के ऊपर लाइन खींच लेनी है, 50 तक आना है, ठीक है। ये देखिए 40 से 50 तक आए हैं। अब 50 से 16 तक आपके पास इसकी वैल्यू ये वाली आनी है, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट, ठीक है, पहले आप 50 वाला पॉइंट लेंगे, वो आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 51 ले सकते हैं, 52 ले सकते हैं, कोई सा पॉइंट लें, 52 लें, तो x माइनस सॉरी x की जगह 52 आप आ जाएगा, 52 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2। यानी कि 52 अगर आपके पास यहाँ पे है तो इसके लिए 0.2 यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप 54 चेक करें, तो 54 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.4। यानी 52 अगर आपके पास यहाँ ये वाला पॉइंट पाना है तो इसके लिए 0.4 ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। सिर्फ 56 के लिए चेक करें, 58 के लिए चेक करें और 60 के लिए चेक करें, तो आपके पास इसी लाइन में ये सारे पॉइंट ऐसे बन जाएंगे और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए आप ये वाली लाइन बना सकते हैं। अब आप 60 तक आ गए हैं, 16 से आगे 17 के लिए आपके पास वैल्यू चेक करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। 60 की वैल्यू पुट करें, 62 की वैल्यू पुट करें, 65 की, 68 की करें, 70 की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास यहाँ पे ये वाले पॉइंट ऐसे आ जाएंगे। तो आपने इन पॉइंट को मिलाना है, तो आपके पास ये वाली लाइन बन जानी है। लास्टली आपके पास 70 से लेके 100 तक आप वैल्यू 0 है, तो 70 से लेके 100 तक आप 0 के ऊपर सीधी लाइन बना लेंगे, तो ये आपके पास ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है।
मजीद मैं सब्जेक्टिव की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको वहां से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यूनियन में क्या करना है कि यूनियन में आपके पास आपने क्या करना है कि ए यूनियन बी में आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे लेनी है, आपके पास ये ग्राफ बना है A1 का। ठीक है, ये ग्राफ बना है आपके पास A2 का। ठीक है, ये दोनों ग्राफ बन गए। अब आपने इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो आप यहाँ पे देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी जा रही है, ये पॉइंट मैक्सिमम जा रहा है। अब यहाँ पे आके मैक्सिमम ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मैक्सिमम लाइन जा रही है आपके पास यूनियन में आ जाएगी। ठीक है, और इंटरसेक्शन में मिनिमम लेंगे। इंटरसेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए आ गया इंटरसेक्शन के लिए। अब ये A1 का ग्राफ आया है, इस तरह A2 का ग्राफ आया है, दोनों को एक शीट पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो मिनिमम मिनिमम लाइन ये कि छोटी से छोटी लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, नीचे वाली लाइन, तो ये इसकी इंटरसेक्शन की ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, इनके क्वेश्चन आते कम है लेकिन आते हैं पेपर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आप कर लो, आपको ये समझ आ जाएगी, बाकी ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट इंटरवल की अगर बात करें, इंटरवल एज फजी सेट, तो इंटरवल क्या चीज होती है कि आस पास इंटरवल तो आपको पता होगा, तो दो इंटरवल का अगर यूनियन लें तो क्या लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटरवल है -1 से 0 तक, दूसरा इंटरवल है 2 से 10 तक। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा। इन दोनों की यूनियन लेने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कंडीशन चेक करनी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, -1 से 0 क्लोज सेट है, इंटरसेक्शन 2 से 10। अब देखिए ये वाला -1 से 0 तक ये सारे एलिमेंट की इनका, ये 2 से 10 तक करता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास ये एम्प्टी आ जाता है। तो जब एम्प्टी होगा तो उसके लिए आपके पास अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है जब भी दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो आपके पास ये अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। ठीक है, यानी कि उनका यूनियन आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये एज एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैं समझाता हूँ कि अगर यूनियन के दोनों का यूनियन लेना है तो वो कैसे ले लेना है। अब ये वाले दो इंटरवल हैं आपके पास। ठीक है, -1 से 0 तक और 1 से 2 तक। अब तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेना तो आपके पास इसमें आ जाता है पॉइंट -1 भी आ जाता है। ठीक है, और 0 भी आ जाता है, ये दोनों पॉइंट इसके इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन लेके आप चेक कर सकते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आया तो हम मजीद चेक करेंगे। अब हमने चेक क्या करना है कि पहले दोनों में से मिनिमम एलिमेंट लेना है, यानी कि पहले इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि -1 है, -1, और दूसरे इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट A2 और -1, इन दोनों का मिनिमम लेना है। इन दोनों का मिनिमम क्या है, -1, वो हमने लिख दिया। आगे कामा डाल के कामा आ गया। अब आगे वाले दोनों पॉइंट यानी कि इसका फाइनल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, 2 आएगा, तो वो भी लिख दिया। तो ये इसका यूनियन आ गया। ठीक है, दोनों इंटरवल की यूनियन आपके पास ऐसी आएगी। लेकिन पहली बात आपने वही चेक करनी है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर वो एम्प्टी ना आए तब आप यूनियन ले सकते हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो आप इनकी यूनियन नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में आप इंटरसेक्शन आ गया, तो अब दोनों इंटरवल का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, दोनों, अब इसके लिए कंडीशन उलट हो जाएगी कि पहले दोनों एलिमेंट का मिनिमम लेते थे, आप पहले दोनों एलिमेंट का मैक्सिमम लेंगे और सेकंड वाले दोनों एलिमेंट का मिनिमम लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन हमने क्या चेक करनी है कि आपके पास ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा सिर्फ और सिर्फ उस शक्ल में जब आपके पास पहले इंटरवल जिनके ए का स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास B2 से बड़ा हो या A2 आपके पास बड़ा हो B1 से। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ठीक है, A2 इसमें ये वाला, A1 इसमें ये वाला पॉइंट है, A2 ये वाला पॉइंट है, B1 ये वाला पॉइंट है और B2 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इन पॉइंट के लिए आप ये वाली कंडीशन चेक करें। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। बाकी आपके पास इंटरसेक्शन के बाद आपके पास आ जाती है इक्वलिटी कि दो इंटरवल आपके पास इक्वल कब होंगे। दोनों इंटरवल इक्वल तब होंगे जब आपके पास ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट A1 और A2 दोनों के इक्वल होने चाहिए और एंडिंग पॉइंट दोनों के इक्वल होने चाहिए।
स्टार्टिंग पॉइंट ये पहले वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला एंडिंग पॉइंट होता है। तो दोनों इंटरवल के ये दोनों पॉइंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि 1 इक्वल 1, यानी कि इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल, ये तो इक्वल आ गए। अब एंडिंग पॉइंट 3 इक्वल आपके पास 2 + 1 वो भी आपके पास 3 आ रहा है, तो एंडिंग पॉइंट भी दोनों के इक्वल है और इनिशियल पॉइंट भी आपके पास इक्वल है, तो ये आपके पास इक्वल इंटरवल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कब होगा कि जब आपके पास ये कंडीशन होल्ड करें। कौन सी कंडीशन? कि या तो B1 आपके पास आपके पास लेस देन होना चाहिए A2 से, या A1 बड़ा होना चाहिए B2 से। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक होल्ड करती है तो आपके पास ये इनइक्वालिटी, आप बता सकते हैं कौन सा इंटरवल किससे बड़ा है या छोटा है। आगे इनइक्वालिटी के बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? इंक्लूजन। कोई भी एक इंटरवल दूसरे सेट में इंक्लूड कब होगा? तो इंक्लूड होने के लिए दो कंडीशन आपने चेक करनी है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि आपके पास A2 लेस आर इक्वल टू होने चाहिए, यानी कि सेकंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट छोटा होना चाहिए पहले इंटरवल से, और पहले इंटरवल का एंडिंग पॉइंट आपके पास बड़ा छोटा होना चाहिए सेकंड इंटरवल के। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट सॉरी A2 है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास छोटा होना चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि ये वाला पॉइंट B1 आपके पास छोटा होना चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी तब ये आपके पास इंक्लूड होगा। इंक्लूजन के बाद ये थ्योरम है, ये थ्योरम आप एज एमसीक्यूज आपने ये सारी याद करने। ठीक है, ये इनके x + y = y + x होता है, x × y इक्वल होता है y × x। तो एज एमसीक्यूज आपने ये सातों के साथ ही याद रखनी है, इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आता है। और ये थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 7 ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकती हैं, तो उनको सब्जेक्टिव के हवाले से भी तैयार कीजिएगा। बाकी थ्योरम नंबर 1 और 2 को सब्जेक्टिव तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो 3 नंबर वाला थ्योरम है ये एज शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, इजी सा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी 7 नंबर वाला जो थ्योरम है ये वाला, इसको लाजमी देखिएगा, ये भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 8 में कन्वेक्स सेट है। तो कन्वेक्स सेट आपके पास क्या चीज होता है कि अगर आपके पास ये एक सेट बन रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सेट बन रहा है, ये सेट बन रहा है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये सेट बन रहा है, इस सेट में हम कोई से भी दो पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है। इनको मिलाने वाली जो लाइन है अगर इसी सेट के अंदर आती है तो आपके पास कन्वेक्स सेट है। ठीक है, अब देखिए A1 A2 A3 ये सारे कनेक्ट सेट हैं, लेकिन A4 जो कि बना हुआ है मैं आपको अगेन बना के दिखाता हूँ। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये इस साइड से बैक चली गई है, तो ये कन्वेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। आपके पास ये डायग्राम हो सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये कन्वेक्स सेट है या नहीं है। उसके बाद यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट है, ट्रायंगुलर फजी नंबर। ट्रायंगुलर फजी नंबर आपके पास ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपके पास 3 पॉइंट होते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। A1 एक फजी पॉइंट है, इसके अंदर आप देखें A1 A2 और A3 3 पॉइंट हैं, तो ये आपके पास ट्रायंगुलर फजी नंबर बनेगा। ट्रायंगल के कितने कोने होते हैं? 3 कोने होते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर फजी नंबर के लिए आपके पास 3 पॉइंट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि आपके पास ट्रायंगुलर फजी नंबर है। ठीक है, बाकी इन डायग्राम को अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये दो ट्रायंगुलर फजी नंबर हैं, इनकी यूनियन कैसे होगी? तो यूनियन के लिए सेम वही क्राइटेरिया है कि आप इन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट पिक करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट हमने पिक करना है यूनियन के लिए, और इंटरसेक्शन के लिए हम मिनिमम एलिमेंट पिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगी। इंटरसेक्शन के लिए आपके पास क्या चीज़ है? मिनिमम पॉइंट आपने पिक करना है, यानी कि दोनों इंटरवल में से जो मिनिमम वैल्यू है आपने वो वाली पिक की है। ठीक है, उसके बाद एडिशन क्या है? अगर आपके पास दो फजी नंबर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे A1 और A2 है, तो दोनों की एडिशन क्या करनी है आपने? इनकी एडिशन के लिए आपके पास पहला पॉइंट पहले पॉइंट में ऐड होगा, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में, और तीसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट में। ऐसी एडिशन होगी, यानी कि यहाँ पे 2 आपके पास 4 में ऐड होगा, 3 7 में ऐड होगा और 5 8 में ऐड होगा।
दो फजी नंबर हम ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। एडिशन बिल्कुल सेम। उसके बाद नेगेटिव, अगर आपके पास एक सेट ए है फजी नंबर, उसका नेगेटिव कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फजी नंबर है 359, तो नेगेटिव ए क्या बनेगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, -5 माइनस सॉरी -9 -5 -3, एक तो माइनस लगेगा, सेकंड इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो -3 -5 -9 लिख देते हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि आपने इनकी तरतीब भी चेंज करनी है। आखिरी एलिमेंट पहले बन जाएगा, पहला एलिमेंट आखिरी आखिर में चला जाएगा, इस तरतीब से आपने जाना है, ठीक है। माइनस में डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इस तरह से अगर आपके पास दो फजी नंबर हैं ए और बी, तो उनकी आपने ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आपके पास ए ही है, ए आपके पास ये वाला एलिमेंट आ गया, बी आपके पास ये वाला एलिमेंट आ गया, तो ए माइनस बी आप कैसे फाइंड करेंगे कि 4 में से अब आपने 2 को माइनस नहीं करना, 4 में से आपने लास्ट वाले एलिमेंट यानी 5 को माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट 7 में से 3 को माइनस करेंगे, और थर्ड एलिमेंट 8 में से फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले की तरतीब भी चेंज करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने माइनस करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से, थर्ड से, एडिशन वाला रूल है, ठीक है। उसके बाद एक्स कट फजी नंबर, इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स कट एक फजी नंबर, तो इसके लिए अल्फा कट आप बताएं, तो ये आपने क्वेश्चन करना है सब्जेक्टिव के हवाले से। अभी अगर मैंने आपको समझाया तो काफी वीडियो लंबी हो जानी है, ये मैं आपको सब्जेक्टिव की वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रापेजोइडल फजी नंबर। ट्रापेजोइडल फजी नंबर का क्या मतलब है कि अभी तक हमने जो फजी नंबर पढ़ा है ट्रायंगल, उसमें 3 पॉइंट थे, ट्रापेजोइडल में अब हमारे पास 4 पॉइंट आएंगे, ये देखें 4 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, 4 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। 4 पॉइंट आ जाए ट्रापेजोइडल हो जाएगा, 3 पॉइंट आ जाए तो ट्रायंगुलर फजी नंबर होगा। एडिशन सिंपल वैसी ही है कि पहले में पहला पॉइंट ऐड होगा, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा और चौथी में चौथा पॉइंट ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडिशन के बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है कि लेक्चर नंबर 11, अगर आपके पास एक ट्रापेजोइडल नंबर है, इसमें कोई आपने कांस्टेंट के ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्रापेजोइडल फजी नंबर है, इसमें आपने ऐड करना है 3, तो आप क्या करेंगे, 2 में भी 3 ऐड करेंगे, 4 में भी 3 ऐड करेंगे, 5 में भी 3 ऐड करेंगे और 9 में भी 3 ऐड करेंगे, तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास एक फजी नंबर ट्रापेजोइडल फजी नंबर है ए बी सी डी, तो इसका माइनस एक क्या बनेगा, सेम वही ट्रायंगुलर तरतीब है कि इसकी माइनस में तरतीब चेंज हो जाती है। माइनस में आपने याद रखना है कि माइनस में इसकी तरतीब चेंज हो जाती है, या आपके पास फजी नंबर है तो इसकी माइनस में एक तो माइनस एलिमेंट आएगा, साथ 8 पहले आएगा, फिर 5 फिर 3 फिर 2, तो ये आपने याद रखना है कि माइनस में तरतीब भी चेंज हो जाती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेगेटिव फजी नंबर वही चीज है कि आपके पास तरतीब चेंज हो जाएगी, पहले डी आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ठीक है। फिर वो आपके पास ये सेम वैसे ही आपके पास माइनस की एग्जांपल है ट्रापेजोइडल फजी नंबर के लिए। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास एक स्केलर के है और आपने उसे मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी माइनस कराना है, तो माइनस के लिए सेम वही रूल लागू होगा, 2 में से 5 माइनस होगा, 4 में से भी होगा, 5 में से भी होगा और 9 में से भी वही एक एलिमेंट माइनस होगा। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास के जो है ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के लिए रूल चेंज होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या रूल होगा वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अब देखें नेगेटिव नंबर आगे एग्जांपल है, मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सिंपली एडिशन की तरह है, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। नेक्स्ट आपके पास एक 3 है, 3 को आपने एक साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो सेम वही पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ। लेकिन आपके पास 3 जो है वो आपके पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ देखें 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 आपके पास नेगेटिव नंबर है, जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये ना, तो तमाम एलिमेंट मल्टीप्लाई तो होंगे, लेकिन 5 आपके पास पहले आ जाएगा, फिर 4 फिर 3 फिर 1, 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, 4
-2 से मल्टीप्लाई हो गए -8 आ गया, 3 -2 से मल्टीप्लाई हो गए -6 आ गया, और 2 -1 से मल्टीप्लाई हो गए -2 आ गया। तो ये आपने माइनस में तरतीब भी चेंज करनी है, ये आपने याद रखना है, माइनस में तरतीब भी चेंज हो जाती है। इस तरह से इनवर्स में भी तरतीब चेंज हो जाती है, यानी कि आखिरी एलिमेंट पहला बन जाता है, पहला एलिमेंट आखिरी बन जाता है। ठीक है, इनवर्स और माइनस में तरतीब चेंज हो जाती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तरतीब चेंज नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 है आपके पास। लेक्चर नंबर 12 में आपके पास प्रोडक्ट सेट बताया गया है। तो प्रोडक्ट सेट के लिए आपने ये वाली जो डेफिनेशन है इसको माइंड में रखना है। ये एज एमसीक्यूज क्विज में भी आई थी, पेपर में भी आ जाती है। स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर होगा, स्मॉल बी कैपिटल बी का मेंबर होगा, और ए बी की पेयर की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ जाए। अगर आपके पास सेट ए ये वाला सेट है, सेट बी ये वाला सेट है, तो इनका कार्टेशियन पॉइंट कैसे बनेगा कि ए का पहले एलिमेंट a1, बी की दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, a1 b1 a2 b2, फिर a2 के ऊपर आ जाए a2 b1 a2 b2, फिर a3 के ऊपर आ जाए a3 b1 a3 b2। ठीक है, तो इस तरह से कार्टेशियन पॉइंट में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। सिंपल प्रोडक्ट में आपने ऐसे नहीं करना। सिंपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड से, थर्ड के साथ। ठीक है, कार्टेशियन और सिंपल मल्टीप्लाई में आपने डिफरेंस जाना है। उसके बाद बाइनरी रिलेशन है, तो बाइनरी रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये अब टॉपिक थोड़ी सी चेंज है कि आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 1 to many है। ठीक है, यानी ए में आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और बी के ज्यादा एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 to many। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, ये आपके पास फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये वाली पॉइंट याद रखना है कि 1 to many रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, many to one। ठीक है, many to one कि एक के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है और वो एक ही एलिमेंट की ओर मैप हो रहे हैं, इसको many to one या सबजेक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, नाम दोनों आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास 1 to 1 है। ठीक है, 1 to 1 के लिए आपके पास क्या कंडीशन है कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है। ठीक है, इसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट बी की हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है। अब इसमें और नेक्स्ट आपके पास बाइजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी का एक एलिमेंट बच रहा है, खाली एम्प्टी बच रहा है, इसके ऊपर कोई मैपिंग नहीं हो रही। लेकिन इसमें देखें, इसमें बी का एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा। ठीक है, सारे एलिमेंट, ए की भी सारी एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, सारे के सारे मैपिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, बाइजेक्शन में ए के तमाम एलिमेंट बी के तमाम एलिमेंट के ऊपर मैप होते हैं, लेकिन इन जंक्शन में ए के तमाम एलिमेंट मैप होते हैं बी के एक एक एलिमेंट के ऊपर, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट का मैप होना चाहिए नहीं है। उसके बाद आपने याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन मेथड, रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, 4 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास है बाई पार्ट ग्राफ, यानी कि ऐसे ही आप ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई पार्टाइड ग्राफ। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट डायग्राम, जो कि हम ऑलरेडी यूज करते रहते हैं मैथमेटिक्स में, सेकंड ये इसका मेथड है। थर्ड आपके पास ये मैट्रिक्स की शक्ल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ में देखें, a1 b1 की ओर मैप हो रहा है, तो a1 b1 के लिए वैल्यू, ये b1 आपने ऐसे देखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट a1 b2 के ऊपर मैप हो रहा है, a1 b2 सॉरी a2 b2 के ऊपर मैप हो रहा है, तो a2 b2 वाले कॉलम में यहाँ पे 1 आ गया। अब a3 b2 में मैप हो रहा है, a3 के लिए b2 वाले कॉलम में 1 लिख दिया। अब a4 b3 में मैप हो रहा है, तो a4 वाली रो में b3 के ऊपर 1 लिख दिया, बाकी सारे में 0 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला मेथड है, इसको हम बोलते हैं डाईग्राफ। डाईग्राफ में हम क्या करते हैं कि आपके पास ये रिलेशन है। ठीक है, अब है 1 to 1,
टू वन यानी कि 1 आपने यहाँ पे मैप हो रहा है, तो ये वाला इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 2, 1 से 2 के ऊपर लाइन जाएगी, 1 से 2 के ऊपर तीर आ गया। नेक्स्ट क्या है 2 से 1, तो 2 से 1 के ऊपर तीर आ गया। नेक्स्ट 2 से 2 है, तो 2 से तीर घूम के 2 के ऊपर ही आया है। नेक्स्ट 1 से 3 यानी कि 1 से 3 के ऊपर तीर गया है। नेक्स्ट 2 से 4, 2 से 4 के ऊपर बन गया है। और नेक्स्ट 4 से 1, ठीक है। तो ये हम डायग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है। उसके बाद फजी रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे वही रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 में आपको यहाँ पे बताया गया कि आपके पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप कैसे बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास सी के ऊपर मैप हो रहा है 0.7, तो ए वाली रो सी वाले कॉलम में 0.7 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, सी आपके पास ए के ऊपर सी बी के ऊपर मैप हो रहा है 1 में, सी वाली रो में बी के ऊपर आप लिख देंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट बी आपके पास ए के ऊपर मैप हो रहा है 0.9 के साथ, तो बी वाली रो में आप ए वाले कॉलम में 0.9 लिखेंगे। नेक्स्ट सी डी के ऊपर मैप हो रहा है 0.2, सी वाली रो में डी के ऊपर 0.2 आ जाएगा, बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इन वैल्यूज के साथ। नेक्स्ट अगर आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो तो अगर आपके पास ये ऐसा रिलेशन आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो इस रिलेशन में अगर आपसे कहा जाए कि आपने डोमेन और रेंज फाइंड करें, तो डोमेन के लिए आपने याद रखना है डोमेन आपके पास पहला एलिमेंट होता है, ठीक है। ये वाला पहला एलिमेंट आ गया, ये वाला पहला एलिमेंट, ये वाला पहला एलिमेंट, और इस सेट का ये पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। तो डोमेन में ये 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब अगर रेंज की बात करें, तो रेंज आपके पास सेकंड एलिमेंट होता है, ये वाला सेकंड एलिमेंट, ये वाला सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका ये सेकंड एलिमेंट। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब रेंज में आपके पास ये चारे एलिमेंट आ गए। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो डोमेन में पहला एलिमेंट लिखते हैं और रेंज में सेकंड वाला एलिमेंट लिखते हैं तमाम सेट्स का। इस तरह अगर आपके पास ये इस डायरेक्शन में हो कि आपको कॉलम वाइज शक्ल यानी कि ऐसे जगह बनो, तो आपने फिर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले डोमेन की बात करें, डोमेन के लिए आपने रो ऑपरेशन चेक करना है, ठीक है। डोमेन की बात करने लगे हैं, ठीक है। पहली रो आपने पकड़नी है, पहली रो में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.5, 0.5 को लिख दिया। नेक्स्ट रो, सेकंड वाली रो में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.8, 0.8 को लिख दिया। थर्ड रो को पकड़ा, इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.4, 0.4 को लिख दिया। फोर्थ रो पकड़ी, इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा 0.6, तो 0.6 को लिख दिया। डोमेन के लिए आपने रो को चेक करना है, रो में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको लिख दिया। इस तरह आप रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए पहला कॉलम पकड़ा, पहले कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.2, 0.2 को लिखा। सेकंड कॉलम पकड़ा, सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.6। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.7। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.8, ठीक है। तो रेंज में ये एलिमेंट आ गए। डोमेन में हमने रो चेक करनी होती है और रेंज में हमने कॉलम चेक करना होता है, तो ये जस्ट इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास फजी रिलेशन है। फजी रिलेशन दोनों का सम और इनका प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको आगे देखते हैं। अगर आपके पास ये एक ए सेट है, एक बी सेट है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ठीक है। एडिशन सेम वैसे ही आपके पास ए बी सी आ गए, ठीक है। एडिशन हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। एडिशन में हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, ठीक है, हम ऐड करेंगे। एडिशन में आपने क्या करना है कि पहला एलिमेंट से ऐड होगा 0.2 और 0.1.0, इनमें से चेक करेंगे बड़ा कौन सा है। अब 0.2 और 1.0 में से बड़ा कौन सा है 1.0, तो 1.0 लिख दिया। अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे 0.5 और 0.1 में से बड़ा एलिमेंट कौन सा है 0.5, तो वो लिख दिया। अब थर्ड दोनों 0.0 एंड 0.0 लिख दिया। फोर्थ एलिमेंट की तरफ आए 0.4 और 0.0 में से बड़ा कौन सा 0.4, वो लिख दिया। फिफ्थ में से 1.0
और 0.0 में से बड़ा कौन सा है वो लिख दिया। ठीक है, एडिशन में सेम ऐसे ही करना है कि हमने दोनों एलिमेंट को कंपेयर करके जो बड़ा एलिमेंट होगा वो लिख देना है। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आपके पास ए की फर्स्ट रो बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई होगा 1.0 के साथ प्लस 1.0 था प्लस आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई होगा 0.0 के साथ प्लस आपके पास 0.0 मल्टीप्लाई होगा 0.0 के साथ, यानी कि ये सारी रो आपके पास मल्टीप्लाई होगी इस पहले कॉलम के साथ और इसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड, ये पहली रो आपके पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, थर्ड आपके पास ये पहली रो आपके पास ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड रो के ऊपर आ जाइए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हमने लिखना है। इनको एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से इनकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है कि फजी रिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेमोरी वैल्यू की बात हो रही है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे कि दो अगर यूनियन की बात हो रही है, दो आपके पास सेट हैं एम आर और एम एस, तो दोनों की यूनियन के लिए आप इन दोनों के जो मेंबरशिप वैल्यू आएगी उनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे देखें एम आर है और एम एस है। ठीक है, तो दोनों की यूनियन आपने फाइंड करनी है, तो दोनों की यूनियन के लिए हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं और एडिशन में हम बड़ा वाला एलिमेंट पिक करते हैं। ठीक है, वही बात आ गई कि यूनियन में मैक्सिमम वाला एलिमेंट हमने पिक करना है, तो 0.3 और 0.3 में से बड़ा एलिमेंट दोनों इक्वल है, 0.3 आ गया। अब 0.2 और 0.0 में से बड़ा एलिमेंट कौन सा, 0.2 और वो आ गया। अब ये 1.0 और 0.1 बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1.0 वो लिखिए, यूनियन में हम बड़ा एलिमेंट पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इसको एक दफा देख लीजिएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं कि मिनिमम एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखें सेम वैसी रिलेशन है, अब एम आर इंटरसेक्शन एस है, तो 0.3 और 0.3 में से छोटा एलिमेंट कौन सा है, दोनों इक्वल है, तो 0.3 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट 0.2 और 0.0 में से छोटा एलिमेंट कौन सा, 0.0 0.0 लिख दिया। अब 1.0 और 0.1 में से छोटा एलिमेंट कौन सा, 0.1 0.1 लिख दिया। इंटरसेक्शन में हम छोटा एलिमेंट लिखते हैं दोनों को कंपेयर करके और यूनियन में हम बड़ा एलिमेंट लिखा करते हैं। नेक्स्ट कंप्लीमेंट में उससे माइनस कर लेते हैं कि आपके पास आप देखें एम आर आपके पास ये वाला है ना, तो एम आर कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0.3 है तो 0.3 को 1 में से माइनस करेंगे, 0.7 आएगा, 0.7 लिख दिया। 0.2 है ना, 0.2 को 1 में से माइनस किया, 0.8 ही आया, 0.8 लिख दिया। अब 1 है तो 1 को 1 में से माइनस करेंगे, 0 आ गया तो वो लिख दिया। कंप्लीमेंट में 1 माइनस वो वैल्यू आपके पास एलिमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू, यानी कि 0.3 जैसे आ रही है वो लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट में आपने ऐसा करना है। नेक्स्ट इनवर्स में आपने क्या करना है कि इनवर्स में वैल्यू आपकी वहीं रहेगी। ठीक है, आपकी वैल्यू वहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिए एम आर है ये वाला। ठीक है, अब इसका आपने इनवर्स देखना है, तो 1 2 3 आपके पास ये ऊपर आ जाएगा, ए बी सी है आपके पास ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी आपके पास वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, एम एस भी देख लें, एम एस का इनवर्स देख लें कि वैल्यू आपके पास वैसी ही रहेंगी, जस्ट ए बी सी और 1 2 3 आपस में चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 में आपके पास क्या चीज़ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में समझने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने क्या करना है कि हमने हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक है आर, एक है एस। अब एम आर एस, यानी कि इसको एस ओ आर भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन हमने लिखनी है।
अब कंपोजिशन में हम क्या करेंगे कि दोनों में से हम पहले तो दोनों में से हम मिनिमम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। दोनों में से मिनिमम एलिमेंट लेंगे, यानी कि 0.1 और 0.9। इनमें से मिनिमम एलिमेंट क्या आ गया, 0.1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 0.2 और 0.0 है, 0.2 और 0.0 है। इनमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है, सॉरी इन्होंने 1b के लिए 0.0 और 0.2 को यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ में 0.0 ही आता है, ठीक है। थर्ड आप देखें सी के लिए, अच्छा सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रही थी, तो मैं आपको आगे यहाँ से समझाता हूँ। अब देखें 1 आपके पास ए की ओर मैप हो रहा है, तो क्या आ गया 0.1। नेक्स्ट ए आपके पास अल्फा के ऊपर जहाँ पे मैप हो रहा है 0.9, वो वाले वैल्यू पिक की और दोनों में से मिनिमम ने ले ली है। नेक्स्ट 1 आपके पास मैप हो रहा है बी के ऊपर, वो हमने वैल्यू पिक की 0.2। और अब बी देख रहे हैं, बी आपके पास जहाँ पे अल्फा की ओर मैप हो रहा है, ये वाली वैल्यू पिक करनी है 0.2। इनमें से मिनिमम वैल्यू आपके पास 0.2 आ गई। अब 1 मैप हो रहा है सी के ऊपर 0.0, ये वैल्यू पिक की। और सी आपके पास मैप हो रहा है अल्फा के ऊपर 0.8, वो वैल्यू पिक की और दोनों में से मिनिमम वैल्यू ली। नेक्स्ट 1 मैप हो रहा है डी के ऊपर, इसकी वैल्यू 1 आ गई 1.0। और डी आपके पास मैप हो रहा है अल्फा के ऊपर, जहाँ पे वो वैल्यू 0.4 है, तो वो वैल्यू हमने ले ली है, ठीक है। अब इन दोनों से मिनिमम वैल्यू हमने 0.4 ले ली है। अब ये सारी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई हैं। अब इन तमाम मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी हमने मिनिमम लिख ली है, अब इनमें से मैक्सिमम लेनी है। इनमें से मैक्सिमम क्या आ गई 0.4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए 0.4 लिखा है कि 1 अल्फा के ऊपर मैप होगा, ठीक है। इस तरफ से ये वाला 1 2 3 आएंगे, इस तरफ से अब ए बी सी नहीं आएगा, अब ये अल्फा बीटा गैमा आएंगे, तो ये 0.4 आ गया, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगर 2 मैप हो रहा है ए के ऊपर, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 0.3, 0.3। एंड फिर आगे ए जब जहाँ पे मैप हो रहा है अल्फा के ऊपर, ठीक है, ए अल्फा के ऊपर मैप हो रहा है 0.9। इन दोनों से मिनिमम आपके पास वैल्यू आ गई 0.3। अगेन 2 जब मैप होगा बी के ऊपर 0.3 आई। अब बी जहाँ पे अल्फा की ओर मैप हो रहा है 0.2 आई। इन दोनों से मिनिमम एलिमेंट क्या आ गई 0.2। नेक्स्ट 2 मैप होगा सी के ऊपर 0.0 और सी मैप होगा अल्फा के ऊपर 0.8। इनमें से मिनिमम एलिमेंट आपके पास आ गए 0.0। नेक्स्ट 2 मैप होगा डी के ऊपर 0.2 और डी मैप होगा अल्फा के ऊपर 0.4। इन दोनों से मिनिमम एलिमेंट क्या आ गए 0.2। ये सारे आपके पास मिनिमम एलिमेंट आ गए। अब इनको एक तरतीब में लिख दें। 0.3 आपके पास आया है, 0.2 आया है, 0.0 आया है और 0.2 आया है। अब इस सेट में से मैक्सिमम लेना है, इससे मैक्सिमम कौन सा है 0.3 है, ठीक है। अब 0.3 आ जाएगा 1 से बीटा की जगह यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ही आपने फिल अप करना होता है। बाकी इस क्वेश्चन को आगे देख लीजिएगा, डिटेल में यहाँ पे है। आई होप सो आपको ये चीज अब समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन एक दो पॉइंट की आप जब खुद करेंगे तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन बाकी ये चीज कम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 16 है आपके पास। लेक्चर नंबर 16 से आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ट्रायंगुलर नॉर्म्स एंड कोनॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स क्या चीज़ होती हैं, कोनॉर्म्स क्या चीज़ होती हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले अब नॉर्म्स की बात हो रही है, तो नॉर्म्स आपके पास क्या चीज़ होती हैं कि 1 नॉर्म, इसको नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। टी नॉर्म एक्स, तो ये आपके पास एक्स ही बनेगी। एक्स नॉर्म वाई आपके पास ये इक्वल होती है वाई नॉर्म एक्स के। इसी तरह से एक्स नॉर्म वाई नॉर्म जेड आपके पास इक्वल होती है एक्स नॉर्म एक्स नॉर्म वाई नॉर्म जेड। तो ये आपके पास चारों प्रॉपर्टीज है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिएगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास कोनाज्म है। कोनाज्म की आपके पास सेम वैसी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको टी कोनाज्म भी बोलते हैं। तो सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यूज ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे आपके पास ये प्रूव है, जीरो नॉर्म एक्स ये आपके पास इक्वल होते हैं जीरो की। तो ये आती तो नहीं है, लेकिन इसको एक नज़र देख लीजिएगा। फिर आपके पास एग्जांपल्स हैं नॉर्म की, तो इन एग्जांपल बाद में, लेकिन पहले ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने इनको कैसे याद रखना है कि एक्स डेल नॉट वाई, तो ये आपके पास 1 और 0 इसकी वैल्यू होती है। इस तरह से x डेल 1 y, तो ये आपके पास इक्वल होती है 0, ठीक है। ये भी देखें, इस तरह से x डेल 2 ऑफ y, तो ये आपके पास इसकी इक्वल होती है 3 के लिए इसकी इक्वल होती है, 4 के लिए इसकी इक्वल होती है, और 5 के लिए इसकी इक्वल होती है। तो ये आपने याद रखनी है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब्जेक्टिव में भी इनका एक आधा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में भी इनकी एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को आपने लाजमी याद रखना, ठीक है। इनकी एग्जांपल सब्जेक्टिव वीडियो में करेंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। इनकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपको सब्जेक्टिव में वहां पे आपको सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 में आपके पास क्या चीज़ है, उस उन्हीं की एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 4 को आप स्किप कर सकते हैं। और ये वाली एग्जांपल नंबर 4 आपके पास कंटिन्यू चल रही है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास लेक्चर नंबर 18 थे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई मिस्टेक है या कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो मिल सके, और बाकी पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से भी आपको यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर वीडियो मिलेगी। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।